अध्याय 191 कैदी। अध्याय 191 कैदी। क्या हो रहा है? बंदूक। एनी और बाकी लोग क्यों भाग गए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ताओ यू ने अपनी बंदूक चलाए और मालाई समूह के तीनों सदस्य अपने घोड़ों से गिर गए, 104वीं कक्षा के अन्य प्रशिक्षुओं को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि वे तीनों समूह से इसलिए अलग हो गए क्योंकि वे भागना चाहते थे। क्या पुलिस अधिकारी उनका पीछा कर रहे हैं? लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ आ गया। बिजली की एक चमक और एक विस्फोट के साथ कवच से ढका हुआ 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय प्राणी जमीन से उठ खड़ा हुआ। 4 या 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाले किसी व्यक्ति का अचानक प्रकट होना दृश्य दमन की एक जबरदस्त भावना पैदा करता है। इससे 104 बैच के छात्र आंखें फाड़कर देखने लगे। ये तो बहुत बड़ा है। बख्तरबंद टाइटन, वही अपराधी जिसने वॉलमारिया के द्वार तोड़े। चेंग लिक्स्यू और झांग हाओ, 2 देहाती लोग जिन्होंने पहले कभी किसी दैत्य को नहीं देखा था, भयभीत हो गए और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये कोई विशालकाय जीव है? क्या हमें सच में ऐसे किसी जीव से लड़ना पड़ेगा? हम जीत कैसे सकते हैं? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि गुओ दाक्सिया का सामना पहले जिससे हुआ था वह लगभग 4 मीटर लंबा था? परिणाम उम्मीद से बहुत कम था। गद्दार। एलन ने निस्संदेह सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथियों में, जिनके साथ वह हर दिन बिताते थे, कोई ऐसा भी होगा जिसमें एक विशालकाय व्यक्ति जैसी ताकत होगी। भले ही एरन ने प्रतिक्रिया देने में देरी की हो, लेकिन बख्तरबंद टाइटन को प्रकट होते देख उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि विशालकाय टाइटन भी उन लोगों में शामिल होना चाहिए। उनकी अपनी मां की हत्या उनकी आंखों के सामने कर दी गई थी। प्रशिक्षण के वर्षों के दौरान जमा हुई कड़वाहट, दक्षिण की ओर भागने की हताशा और पीछे से मोर्चा संभाले रखने के दौरान मिकासा के लापता हो जाने की निराशा ने एरन को अपने दिल की सभी बाधाओं से मुक्त होने का अवसर दिया। मरना। वह अपने घोड़े से कूदा और तेजी से आगे बढ़ा। जमीन पर उतरने से पहले ही उसने अपना ही हाथ काट लिया और एक धमाके के साथ वह अटैक टाइटन में बदल गया और बख्तरबंद टाइटन की ओर उन्मादपूर्वक बढ़ने लगा। हालांकि ताओ यू उससे भी तेज था और वह बिल्कुल उसके बगल में था। हालांकि बख्तरबंद टाइटन की हरकतें कुछ हद तक अकड़ी हुई थीं, लेकिन उसके विशाल आकार का मतलब था कि उसकी भुजाओं के वार की गति और सीमा किसी भी इंसान के सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक थी। 3D मैन्यूवरिंग सिस्टम के बिना बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ताओ यू ने इस अचानक हमले का सामना करते हुए अपने कदम नहीं रोके, बल्कि उसने अपनी गति बढ़ा दी। मूव स्लो मोशन बुलेट टाइम सीक्वेंस में पास आते हाथ और अपेक्षित हलचल को देखते हुए ताओ यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसमें अभी भी कुछ क्षमता बाकी है। उद्धरण चिन्ह। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पूरी दुनिया में फैल गईं और ताओ यू का अपना मूल समय अचानक सिकुड़ गया, जिससे उसकी गति 2 या 3 गुना बढ़ गई। अविश्वसनीय गति से अपने पीछे धुंधली छवियां छोड़ते हुए यह आसानी से थप्पड़ से ढके क्षेत्र को पार कर गया, ऊपर उछला और बख्तरबंद टाइटन की हथेली पर उतरा और फिर सीधे बख्तरबंद टाइटन की पीठ पर झपटा। ताओ यू के हर कदम के साथ उसकी गति तेजी से बढ़ती गई, मानो वह अपने पीछे परछाइयों की लकीरें छोड़ रहा हो। हालांकि ये परछाइयां मायावी थीं, लेकिन छाया शक्ति के प्रभाव के कारण वे कुछ समय तक गायब नहीं हुईं। जैसे ही ताओ यू कवचधारी टाइटन की गर्दन के पिछले हिस्से तक पहुंचा, टाइटन के दूसरे हाथ ने भी उसे ढाक लिया। पीछे से हवा के दबाव के साथ आ रहे भयानक हाथ को अनदेखा करते हुए ताओ यू आगे की ओर कूदा और एक त्वरित चाल के साथ अपने हवाई हमले आसमान में उड़ने वाला ड्रैगन को मिलाकर दूर से ही बख्तरबंद टाइटन की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। लगभग उसी क्षण जब ताओ यू ने नीचे की ओर दबाव डाला, उसी समय दैत्य की हथेली भी उसी स्थान पर जोर से पड़ी और फिर दैत्य का पूरा शरीर अकड़ गया। फिर वह जमीन पर घुटने टेककर गिर पड़ा और धूल का बादल उड़ा दिया। बख्तरबंद टाइटन की कलाई पर बनी धुंधली छवि से ताओ यू की आकृति फिर से स्पष्ट हो गई और वह गिरते हुए बख्तरबंद टाइटन से उठती भाप को देख रहा था। स्पाइरल 9 शेडोज 9 यिन मैनुअल में एक उच्च स्तरीय हल्कापन तकनीक है।
ये ची का उपयोग करके नौ भ्रम पैदा करने और दुश्मन को लुभाने के लिए सहजता से बाएं और दाएं जाने की अनुमति देता है। देवत्व प्राप्त करने के बाद न केवल उसकी चपलता और गति में फिर से वृद्धि हुई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने पीछे छोड़ी गई छवि में छाया शक्ति का संचार कर सकता था। छाया की शक्ति समाप्त होने से पहले आप किसी भी समय द्वितीयक दिव्य रूपांतरण छिपकर सुविधा का उपयोग करके किसी भी परछाई का चयन करके अदला बदली पूरी कर सकते हैं। इससे कौशलों के बीच एक उत्तम तालमेल बनता है। व्यावहारिकता और सुविधा में निस्संदेह काफी वृद्धि हुई है। ताओ यू ने पहली बार इसका इस्तेमाल करके बहुत संतुष्टि महसूस की। लीनार्ड बर्थोल्ड ने देखा कि बख्तरबंद टाइटन एक ही वार में गिर गया, बिना किसी संघर्ष के गायब हो गया और उसके चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया। एनी, तुम जल्दी जाओ, मैं उसे रोके रखूंगा। बर्थोल्ड दहाड़ा और अचानक उसी स्थान पर एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे भयंकर भाप बाहर निकली और एक शॉकवेव की तरह बाहर की ओर फैल गई। जमीन पर धूल उड़ने लगी, खरपतवार उखड़ गए और ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो। बख्तरबंद टाइटन के बचे हुए अवशेषों से निकलती भाप उड़ गई और कई घोड़ों के शव पलट गए। तेज हवा पास ही स्थित 104वीं डिवीजन की ओर भी बढ़ गई। यहाँ तक कि अटैक टाइटन, जो अभी अभी पास से गुजरा था, वह भी इसे रोकने के लिए केवल अपनी भुजाएं ही उठा सका। इस अंधाधुंध क्षेत्रीय हमले का सामना करते हुए ताओ यू केवल असहाय होकर आह भर सकता था। उसने सर्पिल 9 छायाओं की हल्की तकनीक का उपयोग करते हुए सहजता से पीछे हट गया और साथ ही उसने ड्रैगन अपीयर्स इन द फील्ड मंत्र का प्रयोग करके ऊर्जा की एक दीवार खड़ी कर दी। ये पतंग की तरह पीछे की ओर बह गया और इसमें क्षति का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। बिना किसी झिझक के एनी एक विशालकाय स्त्री में परिवर्तित हो गई और आगे की ओर दौड़ पड़ी। फीमेल टाइटन में असाधारण समग्र क्षमताएं हैं और यह आर्मर्ड टाइटन से भी तेज है, यहाँ तक कि घोड़े की गति को भी पार कर जाती है। हालांकि जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे पता चला कि ताओ यू उससे दूर जा रहा था। जैसे ही भूकंप का झटका शांत हुआ, वह पलक झपकते ही अपनी मूल जगह पर फिर से प्रकट हो गया और वहां मौजूद उसकी छवि से उसका स्थान बदल गया। फिर वो अविश्वसनीय गति से उसके पीछे भागा। 10 मीटर से अधिक लंबी होने और घोड़े से भी तेज सामान्य गति से दौड़ने के बावजूद वो विशालकाय महिला उस राक्षस से पीछा नहीं छुड़ा सकी, जिससे उसकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आई। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, टाइटन को नंगे हाथों से मारने वाला आदमी नहीं आया, क्योंकि समूह में पहले से ही एक ऐसा आदमी मौजूद था और यह उससे भी ज्यादा डरावना है। ताओ यू ने अपना कौशल परीक्षण पूरा किया और लगभग आधे कंकाल में सिमटी उस विशालकाय राक्षसी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो हिल भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से अपनी वॉर लॉर्ड पिस्टल निकाली और सीधे उस महिला राक्षसी के सिर पर वार किया। ऊंचाई के कारण शूटिंग करते समय गर्दन का पिछला हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट में होता है, लेकिन बड़ा सिर इसके लिए पर्याप्त से अधिक है। एनी ने भी हमले को देखा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। विशालकाय संस्थाओं के लिए आग्नेय शस्त्रों का खतरा। हालांकि इससे पहले कि यह विचार उसके मन में आता, गोली उसे लग गई और उसका दिमाग मानो किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। परिष्कृत विचार और मुट्ठी के इरादे के संयोजन से दूर से भी हुआंग याओशी और गुओ जिंग का ध्यान क्षण भर के लिए भटक सकता था। एनी उनका मुकाबला नहीं कर सकी और एक विशालकाय महिला लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़ी। बर्थोल्ड, जो अभी अभी विशालकाय टाइटन के अवशेषों से बाहर निकला था, क्रोध से भरा हुआ था। नहीं, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अरेन, जिसने विस्फोट से आने वाली भाप को भी रोक दिया था, ने उसे अपने विशालकाय टाइटन हाथ से पकड़ लिया, उसे कोलोसल टाइटन के मलबे से बाहर खींच लिया और एक दहाड़ के साथ उसे अपने मुंह के पास ले आया। ऐसा लग रहा था मानो वे ऐसा करने के लिए एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। ताओ यू पहले ही गिरी हुई दैत्य की गर्दन के पिछले हिस्से तक पहुंच चुकी थी। उसकी जमी हुई गर्दन के पिछले हिस्से को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। केवल कठोरता ही व्यर्थ है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, सच्ची ऊर्जा हो या छाया की शक्ति हो,
वे सभी कठोरता पर विजय पाने और भेदने के लिए कोमलता का उपयोग करने में निपुण हैं। ताओ यू ने क्रिस्टल पर पैर रखा और तुरंत उसकी सतह पर दरारें पड़ गईं। उन दरारों से रहस्यमयी शक्ति की धाराएं चिपक गईं, मानो उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर रही हों। फिर एक और लात से पूरा क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे दैत्य की गर्दन के पिछले हिस्से में वार किया, फिर एनी को पकड़ा और दैत्य की कुछ नसों के साथ उसे बाहर खींच लिया और लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। दुनिया की उन्नत सुविधाओं के बिना एनी और बर्थोल्ड अपनी आगे रूपांतरित होने की क्षमता खो चुके थे और आसानी से पकड़े गए। अध्याय 192 खोज। अध्याय 192 खोज। एरन भी टाइटन रूप को अधिक देर तक बनाए नहीं रख सका। अपने मूल रूप में लौटने के बाद वह जोर जोर से हौंफ रहा था। उसकी निगाहें एनी और बर्थोल्ड पर टिकी थीं, जो अभी भी उसके सामने जीवित थे। इस समय ताओ यू पहले से ही लीना के शव के सामने चुपचाप बैठा इंतजार कर रहा था। टाइटन में रूपांतरित होने की क्षमता रखने वाले रीना को भी इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई राक्षस दानव बन जाता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि इच्छा शक्ति का अभिसरण बिंदु रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित था। ताओ यू को इसकी परवाह नहीं थी और उसने बस हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींच लिया। मैंने इसे अपने पास मौजूद पानी की थैली से हल्का सा धोया और फिर इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उस खूनी और क्रूर दृश्य ने 104वीं पीढ़ी के प्रशिक्षुओं को, जो मूल रूप से माले तिकड़ी की कड़ी निंदा करने आए थे, स्तब्ध कर दिया और वे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर यह हुआंग याओशी या गुओ जिंग होते तो ताओ यू समझाते कि यह अग्रदूतों की इच्छा शक्ति से युक्त वस्तुओं को खोजने की क्षमता है, लेकिन छात्रों के इस समूह ने बोलने की जहमत ही नहीं उठाई। हालांकि बर्थोल्ड और एनी ने इसे आक्रोश और भय के मिश्रण के रूप में समझा। उस विशालकाय व्यक्ति की ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी में छिपी हुई है। चूंकि उन्हें ये पता है, तो क्या वे हमारा भी नहीं ले लेंगे? ये अरेन बेहद गुस्से में था, और जब वह टाइटन में परिवर्तित हुआ तो उसने लगभग बर्थोल्ड को खा ही लिया था। लेकिन ताओ यू के तरीकों को देखकर वे अविश्वास में बड़बड़ाने लगे। आर्मिन, जो पहले शर्मीला लग रहा था, ने हिम्मत जुटाकर एक सवाल पूछा। महोदय, इसका उद्देश्य क्या है? यह उनकी शक्ति का स्रोत होना चाहिए। मैं इसे ले लूंगा ताकि यह व्यर्थ न जाए। ताओ यू बर्थोल्ड की ओर चलता रहा। इससे प्रशिक्षण कोर में अक्सर तंग किए जाने वाले, दिखने में ईमानदार और सीधे सादे लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। हम जानते हैं कि दिग्गजों की समस्या का मूल रूप से समाधान कैसे किया जाए। एनी ने बिना कुछ कहे बर्थोल्ड की ओर देखा। अचानक आए इस बदलाव के बाद उसे लगा कि अब कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, इसके बारे में मुझे बताओ। ताओ यू अचानक रुक गई। अगर वह वाकई जल्दी से निकलना चाहता तो वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता, वह बस उनका इस्तेमाल पूरी कहानी बताने के लिए करता। हम तीनों मलय मूल के हैं। बर्थोल्ड ने उनकी उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू किया। उनका मूल उद्देश्य घुसपैठ करना और संस्थापक टाइटन की शक्ति को चुराना था। फाउंडिंग टाइटन में अटैक टाइटन को छोड़कर बाकी सभी टाइटन्स को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो अगर हम फाउंडिंग टाइटन को ढूंढ लें, तो क्या हम टाइटन्स को अपना सहयोगी बना सकते हैं? ताओ यू ने एक प्रतिप्रश्न पूछा। हाँ, सिद्धांत तो यही है, लेकिन उत्तराधिकारी को इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए और उसके वंश में शाही रक्त होना चाहिए। ताओ यू ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर एलन की ओर देखा। ठीक है, मैं समझ गया। चूंकि आपने उपयोगी जानकारी दी है, इसलिए मैं आपको तुरंत मौत दे दूंगा। इतना कहने के बाद ताओ यू ने अपने सरदार की पिस्तौल निकाली और भौहों के ठीक बीच में 2 गोलियां चलाईं। बर्थोल्ड और एनी दोनों खून के एक तालाब में गिर पड़े और मृत्यु से पहले उनमें पीड़ा का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। क्योंकि ताओ यू ने इतनी अचानक हमला किया कि डर महसूस करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एलन को भी, जो बदला लेने के लिए बेताब था, सदमे से जम जाने पर मजबूर कर दिया। फिर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। इस समय आर्मिन और 104 बैच के अन्य प्रशिक्षु भी कुछ हद तक निराश थे। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद भी
उनके बीच अभी भी एक मजबूत रिश्ता कायम है। यहाँ तक कि रेना और उनके साथी भी उसी स्थिति में थे, लगातार अपने ही दर्द में फंसे हुए थे। उनके अलग अलग रुख ने उन्हें हत्या करने में निर्दयी बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप शहर की दीवारों के पीछे अनगिनत सवे कोर के सदस्यों, साथी प्रशिक्षुओं और यहाँ तक कि आम नागरिकों की भी मौत हो गई। हालांकि ताओ यू को कार्रवाई करने में ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्हें अंधाधुंध हत्याएं पसंद नहीं थीं, लेकिन इन 3 टाइम बमों से निपटने के लिए निर्णायकता आवश्यक थी। मैं 10 साल की उम्र में इस शहर में आया था और अपने साथियों के साथ इतने साल बिताने के बाद भी मैं अपना मिशन पूरा करके घर वापस जाने के लिए तरस रहा था। उनकी सोच बहुत ही चरमपंथी है। अगर यह मामला लंबा खींचता रहा तो यह एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। अगली बार लौटने से पहले मुझे इस समस्या का समाधान करना होगा, वरना अगर मैं वापस गया और वे एलन को अगवा करके भाग गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं किससे शिकायत करूंगा? ताओ यू के कार्यों से यमीर भयभीत हो गई, जिससे वह कांपने लगी और उसके दांत बजने लगे। उसके पास एक विशालकाय की शक्ति भी है। अगर यह बात सबको पता चल जाए तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? ताओ यू को शायद कुछ आभास हुआ और उसने उसकी ओर देखा, जिससे वह डर के मारे पीली पड़ गई। फिर ताओ यू ने एलन के कंधे पर थपथपाते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा, ठीक है, जो लोग सक्रिय रूप से बुराई किए बिना टाइटन्स की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, वे पहले से ही उत्कृष्ट योद्धा हैं। अपनी टाइटन शक्ति का सदुपयोग करें। ... इस घटना के कारण सभी लोगों ने अपने घोड़ों को रोक दिया और उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए सड़क किनारे पेड़ों से बांध दिया। 104 बैच के छात्र ताओ यू को विस्मय और थोड़े भय की भावना से देख रहे थे। तब ताओ यू ने ताली बजाई और कहा, सभी ध्यान दें, मैंने इलाके के शिकारियों से सुना है कि इस पहाड़ में एक अजीबोगरीब सांप है जिसके सिर पर मांसल सींग हैं। ये हवा की तरह चलता है और इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला प्राणी भी हो सकता है। दैत्यों की तुलना में इससे लड़ना आसान होना चाहिए। आप पहले इसका परीक्षण कर सकते हैं। ताओ यू ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देने और फिर यहाँ विश्राम करने के लिए इस क्षेत्र को चुना, जिसके स्वाभाविक रूप से उसके अपने ही इरादे थे। लेजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज और रिटर्न ऑफ द कोंडोर हीरोज की दुनिया में अगर हम फायदों की बात करें तो बोधि सर्प का पित्ताशय निस्संदेह शीर्ष पर है। इसे ग्रहण करने से ताकत बढ़ती है और कुछ हद तक आंतरिक ऊर्जा में भी मदद मिलती है, जिससे यह इच्छाशक्ति से भरपूर प्राणी बन जाता है। इसके अलावा इसके प्रभावों की विविधता के संदर्भ में यदि इस चीज की खेती की जा सकती तो इसकी इकाई कीमत निश्चित रूप से उस एलियन की तुलना में अधिक लाभदायक होती, बस यह एलियन की तरह प्रजनन नहीं कर सकती। ताओ यू का इरादा यहाँ बहुत अधिक शिकार करने का नहीं था, वो यथासंभव अधिक से अधिक बीज छोड़ना चाहता था। सबसे पहले अनुमानित क्षेत्र का पता लगाएं और फिर नमूने के तौर पर कुछ सांपों की पित्ताशय की थैली वापस लाएं। 104 प्रशिक्षण कोर के ये सभी जवान बेहतरीन टोही विशेषज्ञ हैं। उनसे सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद लेने का यह एक अच्छा अवसर है। मुफ्त श्रम का हमेशा स्वागत है। प्रशिक्षण दल के युवाओं को ताओ यू के शब्द नापसंद नहीं थे। किसी दैत्य से लड़ने की तुलना में एक सांप को ढूंढना निस्संदेह कहीं अधिक सरल है। सांप भी, इससे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो घर पर अक्सर सांप पकड़ता रहता था। प्रशिक्षुओं में से एक उत्साहित दिख रहा था, मानो वह कल्पना कर रहा हो कि वही चुना हुआ व्यक्ति है। पास ही खड़े चेंग लिक्स्यू और झांग हाओ ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने इससे पहले कभी विशालकाय लोगों को नहीं देखा था और उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब एरन और अन्य लोगों ने अपना रूप बदला और टाइटन्स का असली रूप देखा तो उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि टाइटन की कमजोरी उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा है, लेकिन अपने हाथों में मौजूद लंबी तलवार को देखकर, जो टाइटन की तुलना में एक टूथपिक जैसी लग रही थी, उन्हें वास्तव में इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वे उसे मार सकते हैं। अगर वे टाइटन्स को नहीं मार सकते
तो वे ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे चुने हुए लोग हैं या नहीं। मुझे इसी बात की चिंता थी, लेकिन फिर मुझे यह अच्छी खबर मिली। अभी ज्यादा खुश मत होइए। ये सांप बेहद ताकतवर हैं और तलवारों व भालों से अप्रभावित हैं। इनसे निपटना आसान नहीं होगा। आपको मिलकर काम करना होगा, वरना लोग मारे जाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि उनके पास दानवों जैसी इच्छा शक्ति क्यों हो सकती है। ताओ यू की चेतावनी ने अब भी सभी को दहला दिया था। ये समझ आता है। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ों में चलूंगा। ज्यादा दूर मत जाना। अगर तुम्हें कोई निशाना दिखे तो बोलकर एक दूसरे को बता देना। मैं मदद के लिए आऊंगा। अच्छा, आर्मिन ने प्रशिक्षुओं की ओर से सिर हिलाकर सहमति जताई। आखिरकार वे ऐसे लड़ाकू प्रतिभावान लोग थे जिन्हें दैत्यों द्वारा तबाह किए गए वातावरण में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए सदस्यों के बीच टीम वर्क और समन्वय पूरी तरह से ठीक था। हालांकि अधिकांश 3D मैन्यूवर गियर का ईंधन खत्म हो गया है, लेकिन उनमें मौजूद हथियार अभी भी वही हैं। एलन समेत कई शीर्ष युद्ध कुशल छात्रों के नेतृत्व में समूह धीरे धीरे जंगल में बिखर गया। अध्याय 193 आधा महीना। अध्याय 193 आधा महीना। एक विशालकाय सांप, जिसके सिर पर मांसल सींग थे और पूरे शरीर पर धातु जैसी चमक थी, कुंडली मारकर बैठा था और अपने चारों ओर मौजूद लोगों को सतर्कता से देख रहा था तथा धमकी भरी फुफकारें निकाल रहा था। लगभग 2 झांग लंबा यह विशालकाय सांप फॉरेस्ट 01 वर्ल्ड फ्रेगमेंट में पाए जाने वाले विशालकाय अजगर से निस्संदेह काफी छोटा था, लेकिन फिर भी यह एक साधारण सांप के लिए काफी मजबूत था। इसके अलावा इसके शरीर पर मौजूद शल्क साधारण ब्लेड को भी रोक सकते हैं, जिससे इससे निपटना काफी मुश्किल हो जाता है। सावधान रहो, इस जानवर से निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। इसने मुझे पहले लगभग मार ही डाला था। प्रशिक्षण दल के एक प्रशिक्षु ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जो कुछ घबराहट भरी लग रही थी। लेकिन उस क्षण एक झटके के साथ कुंडली मारे हुए सांप का सिर फट गया। वो खून के एक बड़े तालाब में तब्दील हो गया। सिर फट जाने के बावजूद सांप का शरीर लगातार कांपता और हिंसक रूप से छटपटाता रहा, जो देखने में काफी भयावह लग रहा था। वे तो पहले ही मर चुके हैं और फिर भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। अगर उनका सामना किसी टाइटन से हो जाए तो क्या वे डर के मारे अपनी पैंट गीली नहीं कर देंगे। ताओ यू की आकृति तैरती हुई आई, मानो कोई गिरा हुआ पत्ता पास के पेड़ की चोटी पर आकर रुका हो और अपने सामने खड़े तीनों लोगों को प्रोत्साहित कर रही हो। ये सुनकर वे तुरंत आगे बढ़े और कुशलतापूर्वक और पूर्ण समन्वय के साथ सांप के शरीर पर दबाव डाला। फिर उन्होंने धीरे धीरे सांप की खाल को उसकी खुरदरी सतह के अनुसार छीलना और काटना शुरू कर दिया। उनकी कुशल चाल देखकर ताओ यू काफी संतुष्ट हुआ। वो उछलकर आगे बढ़ा और अपने पंजों से सांप की सख्त त्वचा को छेदते हुए सीधे उसके पित्त को निकाल लिया। फिर बड़ी फुर्ती से वह तेजी से वहां से निकलकर उस अगले स्थान की ओर चल पड़ा जहां से चेतावनी की आवाज आई थी। इस अनाम पहाड़ी जंगल में आधा महीना बिताने के बाद ताओ यू लगभग वहां से जाने के लिए अनिच्छुक था। बोस्कू सांप एक अनमोल खजाना है। इसकी त्वचा हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी होती है, जो साधारण तलवारों और चाकुओं से भी बचाव करने में सक्षम है, जिससे ये कवच के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री बन जाती है। सांप का मांस खाने योग्य होता है और इससे शरीर में ऊर्जा और रक्त की पूर्ति होती है। भूनने पर इसके प्रभाव ऊर्जा बढ़ाने वाले सूप के समान होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा बढ़ाने वाले सूप का उद्देश्य विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम ऊर्जा और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करना है। इसलिए सीधे सांप का मांस खाना विलासितापूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बोस्कू सांप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका पित्ताशय है। बोधि सर्प की इच्छा शक्ति वास्तव में बहुत कम होती है। यदि आप सर्प पित्त को अवशोषित करते हैं तो यह आपको केवल 5 या 6 अंक ही देगा और इसमें किसी भी कौशल संबंधी जानकारी नहीं होती है। हालांकि बोधि सर्प की पित्ताशय की थैली शारीरिक शक्ति बढ़ाने में थोड़ा बहुत असर डालती है। हालांकि इसके सेवन की एक ऊपरी सीमा है और इसका प्रभाव मामूली है, फिर भी प्रत्येक पित्ताशय की थैली शुरुआती दौर में 500-600 और बाद में 200-300 में बिक सकती है।
मुख्य अंतर यह है कि यह एलियन से अलग है। एलियन की क्षमताओं की बिक्री बाद में बंद हो जाएगी, इसके बजाय आप केवल इच्छा शक्ति प्राप्त करेंगे और प्रत्येक की कीमत लगभग 20 या 30 होगी। पेगासस सांप के पित्त की कीमत भले ही कम हो जाए, लेकिन यह उस एलियन की क्षमताओं जितनी सस्ती नहीं होगी। इसकी स्थिरता एक धीमी और स्थिर धारा की तरह परग्रही जीव की स्थिरता से भी अधिक मजबूत है। दुर्भाग्यवश उनकी प्रजनन क्षमता जेनोमॉर्फ की तुलना में कहीं कम है, जिसका मुख्य लाभ केवल उनकी विशाल संख्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को देखते हुए, यदि इतनी शक्तिशाली कोई चीज अत्यधिक प्रजननशील भी होती, तो वह या तो भूमि को तबाह कर चुकी होती या भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गई होती। ताओ यू को बोस्कू सर्प की प्रजनन क्षमता से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे बस यही आशा थी कि भीतरी शहर या तैरते शहर के लोग मदद कर सके और प्रजनन का कोई उपयुक्त तरीका। अध्याय 195 अवलोकन। अध्याय 195 अवलोकन। रूपक टिल्ड। ताओ यू ने लगाम खींची और घोड़े एक दूसरे के इरादों को समझते हुए आसानी से रुक गए। उनके पीछे चल रहे 50 सवारों ने भी कुशलतापूर्वक इस अभियान को पूरा किया। इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद और प्रशिक्षण दल में लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु के अच्छी तरह से प्रशिक्षित युवकों के समूह के साथ अब उनके बीच घुड़सवारी की एक अलिखित समझ विकसित हो गई है। हजारों या दसियों हजारों की संख्या वाली सेनाओं की तुलना में 50 घुड़सवार नगण्य लग सकते हैं। घास के मैदानों में बिखरी हुई सेनाओं की तुलना में 50 कुलीन घुड़सवार सैनिक भी एक प्रभावशाली स्थानीय शक्ति थे। यात्रा सुगम और निर्बाध रही। उनका सामना घास के मैदानों से अनाज इकट्ठा करने वाली कुछ टीमों से भी हुआ और ताओ यू ने सीधे तौर पर इन युवाओं को रक्तपात के माध्यम से अनुशासित करने की व्यवस्था की। हालांकि आगे की स्थिति अलग थी। लाठियों से लैस भिक्षुओं के एक समूह ने आधिकारिक सड़क पर शरणार्थियों के एक समूह का रास्ता रोक दिया। कुछ शरणार्थियों ने पास के जंगलों से होकर जाने की कोशिश की, लेकिन लाठियों से लैस कई भिक्षुओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। ताओ यू के 50 घुड़सवार पीछे से प्रकट हुए, जिससे तुरंत ही योद्धा भिक्षुओं और शरणार्थियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। शरणार्थी जल्दी से रास्ता बनाने के लिए हट गए और योद्धा भिक्षुओं में से एक मोटा, बड़े कानों वाला भिक्षु आगे बढ़ा और प्रार्थना में अपनी हथेलियों को जोड़ लिया। अमिताभ, कृपया प्रतीक्षा करें, दानदाताओं। यह शाओलिन मंदिर की निजी संपत्ति है। शाओलिन मंदिर वर्तमान में बंद है और हम बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। भिक्षु ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ताओ यू के समूह के सभी सदस्य काफी युवा थे, उनके बाल और रूप रंग काफी अलग थे और उनमें से कई मिश्रित नस्ल के थे। उसने सोचा कि क्या वे घास के मैदान के शाही दरबार से आए हुए थे। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उन्होंने आगे कहा, राजकुमार हुओडू पहले भी यहाँ आ चुके हैं और 5000 से अनाज ले गए थे। चूंकि आप दूर से आए हैं, इसलिए हमारा मंदिर भी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपके लिए अपने द्वार खोलकर कुछ सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। अपने चारों ओर भूखे शरणार्थियों को देखकर और फिर अपने पीछे शाओशी पर्वत की तलहटी में फैले सुनहरे खेतों को देखकर, जो सीढ़ीदार खेतों के रूप में पर्वत पर ऊपर की ओर फैले हुए थे, ताओ यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इससे सुविधा के कई रास्ते खुल जाते हैं। शाओलिन मंदिर पहाड़ों में स्थित है। एक बार चावल की यह फसल कटकर ऊपर पहुंच जाए तो बस पहाड़ पर जाने वाली मुख्य सड़क को अवरुद्ध करना ही काफी होगा। घास के मैदानों से आए एक बड़ी सेना भी शायद आसानी से उस सड़क को पार नहीं कर पाएगी। अगर विशालकाय जीव यहाँ अभी जाएं, तो भी भूभाग की वजह से कुछ ही असामान्य प्रजातियां वहां तक पहुंच पाएंगी। चूंकि विशालकाय जीव अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकते, इसलिए शाओलिन भिक्षु उनसे निपट सकते हैं। वे सचमुच अजेय हैं। अमिताभ, ताओ यू के कहने का मतलब न समझते हुए मोटे भिक्षु ने बस अपने हाथ जोड़कर बौद्ध मंत्रों का जाप किया। ठीक है, मुझे नैतिक ब्लैकमेल पसंद नहीं है। ताओ यू ने आह भरी। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि वे तुम्हारे साथ करें। ये सब बकवास है। मैं मालिक नहीं हूँ। जो आपको अच्छा लगे वही करो। हालांकि मेरे दोहरे मापदंड हैं और मैं इस समय काफी दुखी हूँ, मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ। ताओ यू,
जो आलस से अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, अचानक सीधा हो गया, जिससे मोटे भिक्षु को जबरदस्त दबाव का एहसास हुआ। तब ताओ यू ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, पूर्वी विधर्मी के शिष्य ताओ यू शाओलिन मंदिर में अपना सम्मान व्यक्त करने आए हैं। आवाज कई परतों में गूंज रही थी, मानो नरक की सबसे गहरी गहराई से आ रही हो, जिससे पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, बाएं दाएं, ऊपर नीचे में अंतर करना असंभव हो गया था। भूत कारागार पवन नौयिन मैनुअल की एक ध्वनि आक्रमण तकनीक है। ताओ यू नीले सागर ज्वार गीत पर विचार करने से पहले इस चाल से खुद को परिचित करने की योजना बना रहा है। ध्वनि आक्रमण की यही विधि थी जिसने उन्हें अत्यंत शक्तिशाली ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम बनाया, जो शाओशी पर्वत की तलहटी में गूंजती थीं, यहाँ तक कि तब भी जब वे उनका उपयोग आक्रमण के लिए नहीं कर रहे थे। इसी बीच ताओ यू के सामने खड़े भिक्षुओं को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उनके सामने खड़ा व्यक्ति असीम रूप से विशाल हो गया हो, मानो वह एक प्रागैतिहासिक जानवर बन गया हो, जबकि ताओ यू ने कुछ भी नहीं किया था। वे सभी अनजाने में पीछे हटने लगे। जब उसे आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है, तो उसने भय से भरे चेहरे के साथ ताओ यू की ओर देखा। शाओलिन के पास शेर की दहाड़ नामक एक उच्च स्तरीय ध्वनि आक्रमण तकनीक भी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के तरीके आंतरिक शक्ति पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। मेरे सामने खड़ा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक आयु का नहीं लग रहा था। वह युवा राजकुमार हुआडू से भी छोटा था, फिर भी उसके पास पहले से ही इतनी गहन कुशलता थी। यह अविश्वसनीय है। इससे आगे चल रहे मोटे भिक्षु को भी पूरी तरह से असहाय महसूस हुआ। पूर्वी विधर्मी का शिष्य, वे ऐसे राक्षस को कैसे पाल पोस सकते थे? अब क्या करें? वह बूढ़ा आदमी, डोनशी, अच्छा इंसान नहीं है। वह पूरी तरह से अपनी सनक के आधार पर काम करता है। जिस नन्हे शैतान को उन्होंने प्रशिक्षित किया है, वह भी तर्क को नहीं समझता प्रतीत होता है। इतने सारे लोग शाओलिन मंदिर क्यों आ रहे हैं? वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ताओ यू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ की तलहटी में सांसारिक मामलों के प्रभारी एक भिक्षु तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए सरकंडे पर बैठकर नदी पार की। किसी के पास आने से पहले ही उसने अपने हाथ जोड़कर एक बौद्ध मंत्र का जाप किया। अमिताभ उद्धरण चिन्ह। हालांकि इसकी तुलना पहले के ताओ यू से नहीं की जा सकती, फिर भी इसमें गहरी आंतरिक शक्ति देखी जा सकती है। इससे चेंग लिक्स्यू और झांग हाओ, दोनों छोटे कराओं में एक प्रकार का नृत्य करने वाले कलाकार के चेहरे के भाव बदल गए। यदि किसी आम भिक्षु में इतनी आंतरिक शक्ति होती, तो वह भिखारियों के संप्रदाय से भी कहीं अधिक अतिरंजित होती। मेरा बौद्ध नाम वूसे है। चूंकि मैं पूर्वी विधर्मी का शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपको, युवा उपकारक, पहाड़ पर आकर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। वह भिक्षु भी सीधा सादा था। वूसे का बौद्ध नाम सुनकर ताओ यू थोड़ी हिचकिचाई। क्या उसने ये नाम पहले सुना था? क्या ये किसी कहानी का पात्र हो सकता है? हालांकि अधिकांश भिक्षुओं के धर्म नाम रहस्यमय और गूढ़ होते हैं, और एक ही नाम का 2 बार होना सामान्य बात है, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके विपरीत द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज और द रिटर्न ऑफ द कोंडोर हीरोज में वर्णित शाओलिन मंदिर उतना प्रमुख नहीं है। यदि आप किसी परिचित बौद्ध नाम को सुनकर उसे वास्तविक व्यक्ति से जोड़ सके, तो उसका महत्व शायद उतना कम न हो। कृपया। ताओ यू ने आगे चलने का इशारा किया, घोड़े से उतरे और दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे आगे बढ़े और घोड़े को पास के ही मौजूद मार्शल भिक्षुओं को सौंप दिया। उनके सामने पहले से ही काफी कृषि भूमि मौजूद थी, इसलिए ताओ यू का अनाज को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसी समय ताओ यू ने भी उस निर्जीव भिक्षु को ऊपर से नीचे तक देखा। वह लगभग 30 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। बाहर मौजूद अन्य योद्धा भिक्षुओं के मन में उसकी उपस्थिति को लेकर जो भय और चिंता थी, उसकी तुलना में वह बहुत शांत और बिल्कुल उदासीन लग रहा था। सचमुच वह एक एकांतप्रिय और विरक्त साधु जैसा लग रहा था। मास्टर वूसे शाओलिन के एक उच्च पदस्थ भिक्षु हैं। मुझे आश्चर्य है कि बाहर भूखे लोगों, घास के मैदान की सेना और पौराणिक दैत्य के बारे में उनकी क्या राय है।
ताओ यू समूह का नेतृत्व कर रहा था और चेंग लिक्स्यू और झांग हाओ दो वफादार अनुयायियों की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ताओ यू को आश्चर्य हुआ कि उसकी बातें सुनने के बाद वू से कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, सच या झूठ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह सच है या झूठ? ताओ यू वास्तव में उत्सुक था। झूठ यह है कि कारण और परिणाम एक चक्र है, सब कुछ भाग्य है और बुद्ध केवल उन्हीं को बचाते हैं जिनका उद्धार होना तय है। और सच्चाई के बारे में क्या? ताओ यू को वास्तव में ये रंगहीन भिक्षु काफी रोचक लगा। सच सामने आ चुका है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे भगवान, ताओ यू ने शुरू में सोचा था कि ये ज़ेन मास्टर वू से एक एकांतप्रिय गुरु हैं और वास्तव में वे कुछ हद तक एकांतप्रिय हैं। हाय अमिताभ, इस विनम्र भिक्षु ने क्रोध के नियम का फिर से उल्लंघन किया है। शाबाश शाबाश। अपनी गाली गलौज खत्म करने के बाद वूसे ने अपने हाथ जोड़कर बौद्ध मंत्रों का जाप किया, जिसे देखकर ताओ यू को थोड़ा हंसी आ गई। ये दिलचस्प है। हालांकि वह एक भिक्षु है, लेकिन उसमें शिष्टता की प्रबल भावना है। यह विनम्र भिक्षु मठवासी जीवन में देर से आया है, कृपया उपकारक बुरा न माने। कोई बात नहीं गुरुजी, आप सच्चे आदमी हैं। मैं भी आपसे सहमत हूँ। बस देखते रहिए कि क्या मैं आपके पर्वत द्वार को तोड़ सकता हूँ और आपके शाओलिन मंदिर की पट्टिका को चकनाचूर कर सकता हूँ। ताओ यू के शब्दों ने वूसे को अवाक कर दिया, तुम बहुत ही लापरवाह हो रहे हो। हालांकि ताओ यू द्वारा अभी अभी सुनी गई ध्वनि संबंधी घटना को याद करते हुए मास्टर वूसे चुप हो गए। अग्नि कार्यकर्ता भिक्षु वाली घटना के बाद से शाओलिन को भारी शक्ति का नुकसान हुआ है। कु पीढ़ी के बचे हुए कुछ वरिष्ठ भिक्षु एकांतवास में चले गए हैं। मठाधीश की तियान पीढ़ी और उनकी अपनी वो पीढ़ी में बहुत कम ही कुशल गुरु बचे हैं। वह भिक्षु जिसने जीवन के उत्तरार्ध में मठ में प्रवेश किया, मंदिर में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया है और उसे पहाड़ के नीचे के सांसारिक व्यवसायों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। अगर वह सिर्फ अपने पिछले ध्वनि हमले पर भरोसा करते हुए उन्हें एक एक करके हरा देता, तो ऐसा लगता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अफसोस, शाओलिन मंदिर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। पहले तो हुओडू का छोटा राजकुमार भी यहाँ इतराता था। कृपया उपकारक निश्चिंत रहिए। वूस ने आह भरी। हाल ही में जो कुछ घटित हुआ था वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक हिलाने वाली छड़ी भी काम आ जाएगी, हालात इससे बदतर तो नहीं हो सकते। क्या आप किसी अभद्र बात के बारे में सोच रहे हैं? ताओ यू ने वूसे को हैरानी भरे भाव से देखा। अमिताभ, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं एक भिक्षु हूँ और मैं मन ही मन दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा करना धर्म के नियमों का उल्लंघन होगा। वूसे ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए, जिससे ताओ यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि तुमने ही इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू किया था। अध्याय 196 महान बुद्ध सभागार। अध्याय 196 महान बुद्ध सभागार। 1000 साल से अधिक के इतिहास वाले प्राचीन मंदिर के रूप में शाओलिन मंदिर की अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। वो हमेशा से मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अग्रणी हस्ती रहे हैं। 72 शाओलिन कलाएं और यी जिन जिंग सुप्रसिद्ध हैं। तियानलोंग युग के दौरान अकेले शाओलिन की 72 कलाएं ही भारी रक्तपात और द्वेष और झगड़ों के जाल में उलझने का कारण बन सकती थीं। हालांकि शुवान पीढ़ी के भिक्षुओं से जुड़ी कई घटनाओं के कारण, जिनमें मठाधीश शुवानसी का घोटाला भी सामने आया, उन्हें गहरा सदमा लगा और वे स्वस्थ होने के लिए एकांतवास में जाने लगे। कई पीढ़ियों के बाद मार्शल आर्ट की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने प्रभाव के अलावा शाओलिन मंदिर हजारों वर्षों के इतिहास वाला एक प्राचीन मंदिर होने के नाते हमेशा से ही निरंतर उपासकों का केंद्र रहा है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ब्याज दरों पर धन उधार देने और भूमि अधिग्रहण की प्रथा के कारण शाओलिन के पास पूरे शाओशी पर्वत क्षेत्र में और उससे भी आगे तक फैली हुई विशाल कृषि भूमि है। मंदिर में पर्याप्त संख्या में योद्धा भिक्षु भी मौजूद हैं। चाहे वह जिन दरबार हो या घास के मैदानों से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ विस्तार, शाओलिन जैसे बड़े और धनी परिवारों के प्रति दृष्टिकोण
जिनके पास मार्शल भिक्षु थे और जिनके पास जमीन और अनाज था, मुख्य रूप से तुष्टीकरण का था। शाओलिन मंदिर के क्षेत्र में सरकार की शक्ति शाओलिन की अपनी शक्ति की तुलना में कहीं कम प्रभावी थी। यहाँ के अधिकांश किसान शाओलिन मंदिर के किराएदार भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर केवल भिक्षु ही नहीं, किराएदार भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हथियार उठा सकते हैं। शाओलिन मंदिर स्वयं काफी व्यावहारिक है। उदाहरण के लिए, जब हुआ डू दर्शन के लिए आया तो शाओलिन मंदिर ने उस व्यक्ति की सहायता के लिए अपने द्वार खोल दिए और उसे 5000 से अनाज दिया। पीली नदी के उत्तर से वे तातार दयनीय हालत में भाग निकले। उनके पास पर्याप्त सामान लाने का समय नहीं था और उनके पास भोजन की कमी थी। मध्य मैदानों में पहुंचते ही उन्होंने जलाना, हत्या करना और लूटपाट शुरू कर दी। वे जुरचेनों से भी कहीं अधिक घृणित थे। वूसे में अभी भी जियांगहू मार्शल आर्ट और शिष्टता की दुनिया की प्रबल भावना और कुछ हद तक रूखापन था। पहाड़ पर चढ़ते समय वह ताऊ यू को आसपास की स्थिति के बारे में बताता रहा। हालांकि जिन राजवंश की उत्पत्ति भी खानाबदोश लोगों से हुई थी, लेकिन मध्य मैदानों में प्रवेश करने और वहां की चकाचौंध भरी दुनिया से प्रभावित होने के बाद ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से चीनी संस्कृति में परिवर्तित होने लगा। हालांकि खानाबदोश युग की कुछ बुरी आदतें कम हो गई हैं, लेकिन इससे युद्ध शक्ति में भी भारी गिरावट आई है। घास का मैदान इस समय अपने चरम पर है और इसकी कम आबादी के कारण यह एक अनुबंधात्मक प्रणाली अपनाता है, जहां प्रत्येक क्षेत्र के धनी परिवार नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में सामान सौंप देते हैं। हालांकि वे स्वयं जलाने, हत्या करने और लूटपाट करने की अपनी बर्बर आदतों को बदलने में असमर्थ हैं। सरल और सीधा, इस बार वे आपूर्ति न लाने के आदी थे, क्योंकि युद्ध के माध्यम से अपने युद्ध प्रयासों को जारी रखना हमेशा से उनकी विशेषता रही है। इसलिए जब उन्हें दैत्यों द्वारा जबरन आने के लिए मजबूर किया गया तो मध्य मैदानी क्षेत्र में स्थिति और भी बदतर हो गई। तो परेशानी से बचने के लिए शाओलिन मंदिर केवल उन्हीं लोगों को बचाता है जिनका आपस में विशेष संबंध होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वूसे ने आह भरी और ताऊ यू ने सहमति में सिर हिलाया। व्यवहारिक होना वास्तव में अच्छी बात है। चूंकि आपको लगता है कि मैदानी बर्बर लोग परेशानी पैदा करने वाले हैं, इसलिए आपको उनसे डरना चाहिए। क्या मैं उपद्रव नहीं हूँ? ... शाओलिन का एक विशेष स्थान है। यह एक मार्शल आर्ट संप्रदाय है, एक बौद्ध पवित्र स्थल है और एक प्रमुख स्थानीय परिवार है। यहाँ व्यापार करते समय आप उनसे जुड़े बिना नहीं रह सकते। हालांकि चूंकि ताऊ यू पूर्वी विधर्मी का शिष्य था और सम्मान व्यक्त करने आया था, इसलिए शाओलिन को स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत उसी सम्मान के साथ करना पड़ा जो वह साथी मार्शल आर्टिस्टों को देता है। हालांकि जब वे पर्वत द्वार पर पहुंचे तो एक भिक्षु नीचे आया और उनका रास्ता रोक दिया। आदरणीय दानदाताओं, शाओलिन एक एकांत स्थान है और यहाँ हथियार ले जाना वर्जित है। कृपया अपने हथियार यहीं छोड़ दें और पर्वत से जाते समय उन्हें वापस कर दें। ये सुनकर ताऊ यू ने सिर हिलाया, लेकिन फिर बदले में एक प्रश्न पूछा। क्या इसे तब भी संग्रहित किया गया था जब हुआ डू का उदय हुआ था? ये शब्द सुनते ही अतिथियों का स्वागत करने वाला भिक्षु स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। राजकुमार हुआ डू केवल एक तय करने वाला पंखा लाए थे, वे कोई हथियार नहीं लाए थे। लेकिन फिर भी मैं इसे ले आया। ताऊ यू ने अपने होंठ सिकोड़े, अपने अधीनस्थों के सामने दिखावा करने में आलस करते हुए और चेंग लिक्सुए की ओर मुड़कर कहा, तुम यहीं रुको और उनके साथ इंतजार करो, मैं अकेले टहलने जाता हूँ। ताऊ यू के शब्दों ने चेंग लिक्सुए के चेहरे पर थोड़ी चिंता का भाव ला दिया। क्या तुम अकेले जा रहे हो? यह उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, भिक्षुओं को लड़ाई झगड़ा और हत्या करना पसंद नहीं है। ताऊ यू के बोलते ही उसने जुबान टाई हैवी स्वॉर्ड की रस्सी खोली और उसे झांग हाओ की ओर फेंक दिया, जिससे झांग हाओ का हाथ लगभग फिसल गया। आखिरकार झांग हाओ ने कमर झुकाकर शरीर को सीधा करके और अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करके खुद को संभाला। मेरे लिए सब कुछ ध्यान से देखना, मास्टर वूस, चलिए चलते हैं। ताऊ यू को इतनी आसानी से अपना हथियार नीचे रखते देख वूसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया।
जब उसने पहली बार कुछ हद तक अतिरंजित दिखने वाली जुबान टाई हेवी स्वॉर्ड को देखा तो वो भी थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसे इतनी आसानी से इसे नीचे रखने की उम्मीद नहीं थी। कृपया। हालांकि शाओलिन मंदिर पिछले 2 माउंट हुआ तलवार टूर्नामेंटों से अनुपस्थित रहा और अग्नि कार्यकर्ता भिक्षु की अपमानजनक घटना का शिकार हुआ, फिर भी वर्तमान में यह अपने उत्तराधिकारियों को खोजने में बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। हालांकि जब ताओ यू ने सम्मान व्यक्त किया तो शाओलिन गुरु अभी भी बुद्ध के महान हॉल में एकत्रित थे, जिसने न केवल उनके अपने मार्शल आर्ट संप्रदाय की प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया बल्कि पूर्वी विधर्मी के शिष्य ताओ यू को भी सम्मान दिलाया। अमिताभ मठाधीश तियानमिंग लगभग मध्यम आयु वर्ग के प्रतीत होते थे, जिसे शाओलिन मंदिर के मठाधीशों के बीच पूरे इतिहास में युवा माना जाता है। शाओलिन मार्शल आर्ट में संचय पर भी जोर दिया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति मजबूत होता जाता है। ताओ यू को मुख्य हॉल में प्रवेश करते देख कई भिक्षुओं ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया। कितना सुंदर और आकर्षक व्यक्ति है। ताओ यू ने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने और एक अलौकिक गुण प्राप्त करने के बाद अपनी उपस्थिति के साथ मिलकर हमेशा अपनी पहली उपस्थिति में ही सबका ध्यान आकर्षित किया। जूनियर ताओ यू सभी गुरुओं का अभिवादन करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही ताओ यू ने सबसे पहले अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया और जोर से सभी का अभिवादन किया। परोपकारी ताओ पंच गुरुओं के शिष्य हैं, वास्तव में एक होनहार युवक हैं। मठाधीश तियानमिंग ने अपने हाथ जोड़कर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सभी दृष्टियों से पूर्वी विधर्मी हुआंग याओशी को कु पीढ़ी के वरिष्ठों के समकक्ष माना जाना चाहिए। हुआंग याओशी के शिष्य होने के नाते ताओ यू की वरिष्ठता भी मठाधीश के समान है। मुझे शाओलिन मंदिर में 2 काम निपटाने हैं। मुझे उम्मीद है कि मठाधीश तियानमिंग मेरी विनती मान लेंगे। ताओ यू ने सीधे मुद्दे पर बात की, जिससे मठाधीश तियानमिंग ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। कृपया खुलकर बोलें, उपकारी ताओ। यदि आप सहायता प्रदान कर सकते हैं तो शाओलिन मंदिर निश्चित रूप से आपकी सहायता के लिए अपने द्वार खोल देगा। यदि यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो शाओलिन 5 महान शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने भेजकर उन्हें सम्मान प्रदान करेगा। सबसे पहले मैं शाओलिन मंदिर के साथ कुछ जानकारी का आदान प्रदान करना चाहूँगा। इस जानकारी में उस लोक से परे के लोग और उत्तर के दैत्य, साथ ही इस दुनिया और पाताल के बीच का संबंध शामिल है। ताओ यू ने सबसे पहले कुछ ऐसी जानकारी दी जिसे शाओलिन भिक्षुओं में से कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ताओ यू के शब्दों से लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। बाहरी क्षेत्र के लोग, उत्तरी दिग्गजों के बारे में जानकारी। इस दुनिया का अर्थ क्या है? रेत के एक कण में पूरी दुनिया समाई हुई है। अथाह गहराई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वर्षों के ज़ेन अभ्यास से भी मुख्य हॉल में बैठे भिक्षु शांत नहीं रह सके। तियानमिन की उम्र को देखकर ही पता चलता है कि शाओलिन के अधिकांश वर्तमान मुख्य सदस्य अभी भी अधेड़ उम्र के हैं, इतना कि उन्हें दिखावे को बनाए रखने के लिए वुसे नामक एक अधप के भगोड़े को भर्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका संयम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अमिताभ बुद्ध, ये किस प्रकार का व्यवहार है? महान बुद्ध हॉल में इतना शोर मचाना। मठाधीश तियानमिंग ने बौद्ध मंत्रों का जाप किया, जिससे अन्य भिक्षुओं की आवाजें दब गईं। हालांकि वह एक नौसिखिया मठाधीश थे, फिर भी उनके पास काफी अधिकार था, जिससे उन्होंने अराजक हलचल को तुरंत शांत कर दिया। फिर तियानमिंग ने स्वयं पूछताछ करने की पहल की। परोपकारी ताओ ने जो कहा है उसका क्या अर्थ है? ताओ यू ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। बोलने से उनका ध्यान आकर्षित करने के बाद जब मठाधीश तियानमिंग ने एक प्रश्न पूछा तो उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। कृपया मुझे विस्तार से समझाने की अनुमति दें। ताओ यू ने रसातल से जुड़ी खबरों और जानकारियों को कभी गुप्त नहीं रखा। चाहे वह चेंग लिक्सुए और अन्य लोगों से मुलाकात हो, हुआंग याओशी से हो, या फिर उस समय जैक से हुई मुलाकात हो, वह आसानी से सब कुछ बता देता था। दुनिया की इच्छा ने कभी भी किसी भी जानकारी के प्रसारण को नहीं रोका है। स्वदेशी लोगों के बारे में गोपनीयता ज्यादातर अग्रदूतों द्वारा बड़े लाभों के लिए स्वेच्छा से रखी गई थी। अगर बात दूसरे, अधिक दूर के संसारों की यात्रा करने की है,
और कोई भी अग्रणी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा तो हम इसे गुप्त रख सकते हैं। लेकिन यह एक पड़ोसी दुनिया भी हो सकती है जहां से अन्य अग्रणी लोग आते हैं, और ताओ यू को लगा कि कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना अधिक फायदेमंद होगा। अन्यथा यदि वे इसे गुप्त रखते हैं और फिर कोई नया अग्रणी व्यक्ति आता है और खोई हुई सद्भावना की भरपाई के लिए जानकारी लीक कर देता है, तो ये समय और ऊर्जा की पूरी तरह से बर्बादी होगी। केवल ताओ यू को लगा कि चेंग लिक्स्यू और अन्य लोग संभवतः चुने हुए लोग हैं। उन्हें ये भी लगा कि हुआंग याओशी उनके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं और हुआंग याओशी एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं, और बाद में वे गुरु और शिष्य बन गए। गुओ जिंग और हुआंग रोन के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शाओलिन मंदिर में इस जानकारी का आदान प्रदान करना आवश्यक है। जहां तक आदान प्रदान की बात है, किस चीज का आदान प्रदान करना है? उद्धरण चिन्ह ... जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया एक गहरे अंधकार में डूब गई है। पूर्वी सागर के किनारे अब उस अंधकार को देख सकते हैं और उत्तरी घास के मैदानों में दैत्य प्रकट हो गए हैं। इसलिए इसने पूरे शाओलिन, पूरे मार्शल आर्ट जगत और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एक पुनर्ता क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ताओ यू ने इस बिंदु पर विराम लिया ताकि वे जानकारी को समझ सकें। अमिताभ, वरिष्ठ पूर्वी विधर्मी, ने रसातल के रहस्यों को उजागर कर दिया, जिससे वास्तव में दुनिया को लाभ हुआ। ही उपकारक ताओ, मेरे संदेह दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। अध्याय 198 वापसी। अध्याय 198 वापसी। युवा मास्टर ताओ का स्वभाव अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। जब मठाधीश तियानमिंग ने ताओ यू को सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करते सुना तो उनका चेहरा सख्त हो गया। अपने शरीर से अभी अभी दमित लेकिन पूरी तरह से अलग न हुई शुद्ध सच्ची ऊर्जा की एक हल्की सी अनुभूति को महसूस करते हुए और जमीन पर महावीर हॉल की पट्टिका के 2 हिस्सों को देखकर उनका हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गया था। क्या आप इसे अच्छा स्वभाव कहते हैं? आपके मंदिर में एक भी हताहत नहीं हुआ। क्या ये सही नहीं है? अगर मेरी ताकत वाला कोई और अग्रणी होता तो मैं उन सभी को वश में कर सकता था और उन्हें नशीली दवाएं दे सकता था। क्या उन्हें आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण नहीं करना पड़ता? इस बार ताओ यू वास्तव में इन भिक्षुओं को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। ट्रेल ब्लेजर्स का यही अंदाज है। यह असंभव नहीं है कि शहर के भीतरी इलाकों के कुछ अग्रणी लोग शहर के बाहर के कुछ कुलीन योद्धाओं के साथ मिलकर शाओलिन पर धावा बोलें, इस कलकोठरी को खाली कराएं, कुछ को मार डालें और दूसरों को पकड़ लें और फिर उन्हें आनंद जैसी दवाओं से नियंत्रित करें। कितने भिक्षु गोलियों का सामना करने में सक्षम हैं और उनकी आंतरिक ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कंधों पर लगी तोपें और इसी तरह के अन्य हथियार भी थे, इसलिए ये भिक्षु उनका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे। या यूं कहें कि अगर उन्हें शाओलिन के महत्व और 72 कलाओं में महारत हासिल करने की कठिनाई का पता होता तो ये होना लगभग अपरिहार्य होता। नियंत्रित दवाएं। उद्धरण चिन्ह। मठाधीश तियानमिंग के चेहरे के भाव बदल गए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अस्तित्व न हो। अतीत में मौजूद थरी कॉप्स ब्रेन गॉड पिल, लेपर्ड एम्ब्रियो टेंडन चेंजिंग पिल और लिंगजिऊ पैलेस का जीवन और मृत्यु ताबीज मठाधीश तियानमिंग के लिए समझ से परे नहीं थे। अमिताभ बुद्ध, युवा गुरु ताओ ने कहा था कि आप स्वर्ग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तियानमिंग, जो मठाधीश होने के योग्य था, ने चतुराई से ताओ यू द्वारा पहले प्रकट की गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लिया, जिससे ताओ यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, मैं यहाँ विकास के प्रभारी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क कर सकता हूँ। मुझे तो यहाँ तक मौका है कि मैं उनसे कौशल प्रशिक्षण की अध्यक्षता करने का अनुरोध कर सकूं। दरअसल मेरी ताकत के बावजूद भी मैं ऐसे लाभों को रोक नहीं सकता। ताओ यू के आधे सच शब्दों ने तियानमिंग को गहन चिंतन में विलीन कर दिया। शाओलिन के लिए यह कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कई राजवंशीय परिवर्तनों का अनुभव किया है और प्रत्येक को सफलतापूर्वक पार किया है। कोई भी राजवंश 1000 साल तक नहीं चलता, लेकिन परिवार 1000 साल तक जरूर कायम रहते हैं। कुछ मायनों में शाओलिन मंदिर कुलीन परिवारों से किस प्रकार भिन्न है?
वे हुओ डू को 5000 से अनाज क्यों भेजेंगे? क्या इसका कारण भोजन की अधिकता है? या फिर क्या सचमुच बुद्ध ही हैं जो अपने प्रियजनों का मार्गदर्शन करते हैं? ये सब इसलिए संभव है क्योंकि वे बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं। अगर आप वाकई उस व्यक्ति को मना लेते हैं, तो ये बूढ़ा भिक्षु शाओलिन में बदलाव लाने में असमर्थ नहीं है। मठाधीश तियानामिंग ने कोई बहस नहीं की। दुनिया बदल गई है। उत्तर में स्थित विशालकाय जीव का अस्तित्व प्रमाणित हो चुका है और दूसरी तरफ के लोग रसातल और पूर्वी सागर रसातल के बारे में सत्यापन योग्य जानकारी नहीं गढ़ेंगे। चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली हो और उसके हथियार कितने ही भयावह हों, सब कुछ वास्तविक है। इसने तियानमिन के विश्व दृष्टिकोण को सीधे तौर पर चकनाचूर कर दिया। पहले ताओ यू द्वारा वश में किए जाने और डराए जाने के बाद, और फिर उनसे तर्क करने पर, ताओ यू ने पाया कि ये जिद्दी भिक्षु वास्तव में काफी तर्कसंगत थे। ये सहयोग अभी अस्थायी है और इस पर अभी तक औपचारिक सहमति नहीं बनी है। लेकिन कम से कम 72 अद्वितीय कौशलों की समस्या तो हल हो गई है। यह एक समतुल्य विनिमय था, न कि ताओ यू द्वारा चुराई गई कोई चीज। इस अंजीर के पत्ते को लगे देखकर शाओलिन भिक्षु काफी खुश हुए। ताओ यू ने 72 परम कौशलों की सभी प्रतियां सीधे ले ली। इसके अलावा उन्होंने लंकावतार सूत्र में 9 यांग दिव्य कौशल को सफलतापूर्वक खोज निकाला और शाओलिन से यीजिन जिंग प्राप्त किया। इससे ताओ यू को प्रशिक्षण सैनिकों को सीधे तौर पर शाओलिन द्वारा शरणार्थियों को प्रदान किए गए भोजन का कुछ हिस्सा वितरित करने में मदद करने, उनके मौखिक संचार कौशल में सुधार करने और साथ ही शाओलिन के एक तरफ के कमरे में कुछ सरल शोध शुरू करने की व्यवस्था करने की अनुमति मिली। यीजिन जिंग वास्तव में उपयुक्त नहीं है, कितना अफसोस की बात है। उद्धरण चिन्ह। ताओ यू अब आंतरिक ऊर्जा साधना में नौसिखिया नहीं है। उस बुजुर्ग से प्राप्त ज्ञान और 9 येन नियमावली के अपने ज्ञान के बल पर वह अब आंतरिक ऊर्जा साधना की 2 शीर्ष स्तरीय विधियों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से पहचान सकता है। यीजिन जिंग और 9 येन मैनुअल में कई समानताएं हैं, दोनों ही शुद्धता पर जोर देते हैं। इनका अभ्यास किए बिना ये बताना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है। हालांकि एक बौद्ध धर्म से संबंधित है और दूसरा ताओवाद से, लेकिन उनके अंतिम मार्ग बहुत अलग हैं। लेकिन 9 यांग दिव्य कौशल का अभ्यास साथ साथ किया जा सकता है, हालांकि अभी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना बाकी है। मूल रूप से 9 येन मैनुअल और 9 यांग डिवाइन स्किल एक दूसरे के विरोधी बलों की तरह प्रतीत होते थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 9 येन मैनुअल का मूल सिद्धांत बिग डिपर है, जो एक शुद्ध ताओवादी आंतरिक शक्ति भी है जो यिन और यांग को संतुलित करती है। 9 यांग डिवाइन स्किल अत्यंत यांग और शक्तिशाली है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी निरंतर पुनर्प्राप्ति क्षमता है, जो आंतरिक ऊर्जा को अनंत काल तक उत्पन्न करने की अनुमति देती है। हालांकि वे सह अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकार की वास्तविक ऊर्जा समान रूप से हावी होती हैं, और मध्यस्थ तंत्र की कमी जरूरी नहीं कि उन्हें फायदेमंद बनाती है। ताओ यू मन ही मन सोचने लगा। उसे अपनी नसों को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है, लेकिन अगर सक्रियण प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा आती है, तो यह जरूरी नहीं है कि एक जोड़ एक से बड़ा होगा। ताइची चुवान के अलावा, जिसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, सामंजस्य की यह विधि स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन और तारों के परिवर्तन जैसी होनी चाहिए। अगली बार जब हम आएंगे तो इस पर विचार कर सकते हैं। ताओ यू ने लापरवाही से गुप्त तकनीक को अंधेरे में फेंक दिया, फिर खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ये 2 सबसे मूल्यवान मार्शल आर्ट तकनीकें परस्पर विरोधी हैं, और दूसरी को सीखना फिलहाल आसान नहीं है। चूंकि ताओ यू इतनी दूर आ चुका है, इसलिए उसे कम से कम कुछ तकनीकें अपने कौशल में अवश्य शामिल करनी चाहिए। अंत में उन्होंने शाओलिन की 72 कलाओं में से 2 को चुना। एक तो स्वाभाविक रूप से अविनाशी वज्र दिव्य कौशल है और दूसरा फूल तोड़ने वाली उंगली है। अजेय वज्र दिव्य कौशल को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। राक्षस रूपांतरण के बावजूद भी ताओ यू को लगा कि उसकी सुरक्षा अपर्याप्त है। घात लगाकर हमला किया जाना और मारा जाना बहुत अन्यायपूर्ण होगा, हमें गलतियों की गुंजाइश बढ़ानी होगी। ताओ यू ने फिंगर तकनीक को सावधानीपूर्वक चुना था,
मुख्य रूप से फिंगर फ्लिकिंग डिवाइन स्किल के साथ तालमेल बनाने के लिए। उंगली तकनीक पूरी तरह से छिपाव और कोमलता पर आधारित है। ये दूर से भी बल का प्रयोग कर सकती है। यह उन 3 उंगली तकनीकों में से एक थी जिनका उपयोग कुमारजीव ने 6 मेरिडियन दिव्य तलवार के बदले में किया था। इसका प्रयोग लगभग अदृश्य होता है और उंगलियों की ताकत बढ़ाने से निस्संदेह उंगली झटकने की दिव्य कला में वृद्धि होगी। यह एक प्रक्षेपण यंत्र है जो अपनी कई क्षमताओं को स्वयं एकीकृत कर सकता है। शाओलिन मंदिर में अपने 72 अद्वितीय कौशलों के शिक्षण के लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं, लेकिन इससे एक और दुर्लभ स्थिति भी उत्पन्न होती है। ये वे शौर्य भिक्षु थे जिन्होंने बोधिधर्म अकादमी में लगन से प्रशिक्षण लिया था। उनमें से अधिकांश केवल एक विशिष्ट कौशल में निपुण थे, जबकि कुछ ने अनेक कौशलों का अभ्यास किया। जो मार्शल भिक्षु कठोर प्रशिक्षण के लिए बोधिधर्म अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं, वे जरूरी नहीं कि निम्न गुणवत्ता के हों। कई वर्षों तक एक विशिष्ट कौशल का लगन से अभ्यास करने के कारण ताओ यू की उस कौशल की समझ और अंतर्दृष्टि आम लोगों से कहीं अधिक है। उन्होंने स्वयं भावी शाओलिन डोजो की शिक्षण क्षमताओं का अनुभव भी किया है। महज 3 दिनों में उन्होंने अजेय वज्र दिव्य कौशल और फूल तोड़ने की उंगली तकनीक की मूल बातों में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। युवा गुरु ताओ वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा हैं, जिन्होंने इतनी जल्दी 72 कलाओं में महारत हासिल कर ली। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 72 कलाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि एक साथ कई कलाओं का अभ्यास करने से कुछ अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मठाधीश तियानामिन का चेहरा भावों से भरा हुआ था। यही तो हम जैसे अग्रदूतों का फायदा है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हमें बस पर्याप्त कौशल की जरूरत है। हम अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं ले सकते। ताओ यू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो सभी 72 अद्वितीय कौशल सीख लेगा। उन सभी को एक बार देवता का दर्जा देने की लागत गौण है। मेरे लौटने पर मिशन पूरा करने के लिए मेरे पास निश्चित रूप से पर्याप्त धन होगा। मुख्य बात यह है कि परिचयात्मक भाग समय लेने वाला और काफ़ी मेहनत वाला है, और इसे सीख लेने के बाद भी आपको अभ्यास करने में समय देना होगा। इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करते। अमिताभ बुद्ध, युवा वीर ताओ, आप यह अपने हृदय में जानते हैं। लेकिन मुझे उस चुने हुए व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ताओ यू की चापलूसी करने के अलावा तियानामिन की यात्रा का एक और मकसद उस चुने हुए बीज को ढूंढना था जिसका जिक्र ताओ यू ने उनके लिए किया था। ये जानते हुए कि इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है और यह कि चुना हुआ व्यक्ति असीमित भविष्य के साथ दुनिया के भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति है, शाओलिन ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और तुरंत सहमत हो गया, इसे अपने समझौते को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सौदेबाजी के हथियारों में से एक मानते हुए। वह यहाँ है। जिस दुनिया में वह है, वह शायद एक छोटी दुनिया है, इसलिए उसकी मार्शल आर्ट की नींव बेहद कमजोर है, लेकिन वह इच्छा शक्ति से जीवों को मारकर सुधार कर सकता है। फिलहाल ये दुनिया उन दैत्यों की होनी चाहिए। ताओ यू ने झांग हाओ को अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए सीढ़ियों पर दौड़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई झांग, मैंने शाओलिन के उच्च भिक्षुओं के साथ एक समझौता कर लिया है। अब से आप यहाँ शाओलिन की श्रेष्ठ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं और वे आपके कौशल को निखारने के लिए दैत्यों का शिकार करने में भी आपकी सहायता करेंगे। क्या आप शाओलिन के गृहस्थ शिष्य बनना चाहेंगे? ताओ यू की बातें सुनकर झांग हाओ के चेहरे पर थोड़ी सी अस्थिरता आ गई और वो विचारों में खोया हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें कुछ खाली खाली सी दिखाई दे रही थीं। लेकिन फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, चुने हुए व्यक्ति के रूप में मुझ पर सभी जीवित प्राणियों को बचाने का भारी दायित्व है। शक्ति के बिना यह असंभव है। मेरी शक्ति वैसे तो कमजोर है, लेकिन सौभाग्य से मुझे भाई ताओ का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं शाओलिन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। शिष्य झांग हाओ शाओलिन का गृहस्थ शिष्य बनना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये तय है। झांग हाओ को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हुए और साथ ही शाओलिन के साथ संबंध स्थापित करते हुए ग्रेट बुद्धा हॉल में पहले हुए कुछ संघर्षों का समाधान किया गया। आगे चलकर ये हमारे पैसे कमाने के साधन बनेंगे।
इसलिए हम उन पर लगातार दबाव नहीं डाल सकते। अब मैं आखिरकार 5 दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ ताकि सबको बता सकूं कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ और फिर कुछ पैसे कमा सकूं। अपनी शेष इच्छा शक्ति को अविनाशी वज्र दिव्य कौशल और फूलों की उंगली में लगाने के बाद ताओ यू ने सामान्य रूप से संतुष्टि महसूस की। अजेय वज्र दिव्य कौशल वास्तविक ची रक्षा की दक्षता को बढ़ा सकता है, हमलों का प्रतिरोध करने और दुश्मनों पर वापस पलटवार करने के लिए पूरे शरीर में वास्तविक ची का संचार कर सकता है। देवत्व प्राप्त करने के बाद न केवल सच्ची ची की रक्षात्मक क्षमता फिर से बढ़ गई, बल्कि सच्ची ची शरीर से बाहर निकलकर एक ची दीवार भी बना सकती थी। इसके अलावा अलग की गई वायु दीवार आपस में परस्पर क्रिया भी कर सकती है, जिससे इसे फिर से भरना सुविधाजनक होता है और वायु दीवार की खपत में भी काफ़ी कमी आती है। हमले की स्थिति को छोड़कर हवाई सुरक्षा दीवार को बनाए रखने में लगने वाला समय काफ़ी बढ़ जाएगा। सतर्कता और रक्षा की आवश्यकता वाले खतरनाक वातावरण में इसे पहले से तैनात किया जा सकता है, जिससे त्रुटि की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती है। दानव रूपांतरण के जुड़ने से ताओ यू को अंततः यह महसूस हुआ कि उसके पास आग्नेयास्त्रों के प्रति अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिरोध क्षमता है। वो अक्सर हेडशॉट मारता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उस पर हमला न हो जाए और वो खुद हेडशॉट का शिकार न हो जाए। हालांकि अजेय वज्र दिव्य कौशल की तुलना में फूल तोड़ने वाली उंगली अधिक पारंपरिक है, जो इसकी गुप्तता को और बढ़ाती है और यहाँ तक कि उंगली की शक्ति को छाया की शक्ति के साथ एकीकृत करने की अनुमति देती है, जिससे ये शांत और अदृश्य हो जाती है। वापस करना। अध्याय 199 संचार। अध्याय 199 संचार। एक जाना पहचाना कमरा, एक जानी पहचानी खुशबू। अभी अभी उतरी ताओ यू ने कुछ खड़खड़ाहट और धमाकों की आवाजें सुनी, मानो कोई घर में सामान इधर उधर कर रहा हो, और असामान्य रूप से उसने बाहर अपने पिता ताओ लॉन की आवाज सुनी। ताओ यू के माता पिता को महीने में सिर्फ 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और अगर वे उस समय छुट्टी पर हों तो इसे ही सौभाग्य माना जाता है। ताओ यू शहर के भीतरी इलाके में जाने के बाद उनके लिए नई नौकरी ढूंढने की योजना बना रही है। बाहर से आ रही आवाज़ों से लग रहा है कि वे किसी घर की मरम्मत कर रहे होंगे। पिछली बार जब मैं गया था तो मैंने अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए कुछ इच्छा शक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ताओ यू ने एक बड़े आदमी की प्रशंसा प्राप्त कर ली थी, बहुत पैसा कमाया था, और यहाँ तक कि ताओ टोन को राक्षसीकरण प्राप्त करने में मदद की थी जिससे उसके पैर ठीक हो सकते थे। टीकाकरण के साथ साथ बदनाम करने की लागत की तुलना में ये वास्तव में एक जर्जर घर की मरम्मत की लागत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिछला घर वाकई बहुत खराब था, उसमें एस्बेस्टस की तख्तियां भी लगी थीं, जो टूटने पर बेहद खतरनाक होती हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए चीजें अभी भी बहुत अच्छी चल रही हैं। इससे ताओ यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें सचमुच इस बात की चिंता थी कि जो पैसा वह अपने परिवार के लिए छोड़ेंगे वह ऐसा पैसा होगा जिसे वे कभी खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। तब ये वास्तव में इतना दिलचस्प नहीं रहेगा। दरअसल 1 या 2 हज़ार इच्छा शक्ति का मुझ पर अभी कोई खास असर नहीं है, लेकिन इससे मेरे परिवार के जीवन में बहुत सुधार हो सकता है। शहर के बाहरी इलाकों में जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन यही कारण है कि वहाँ श्रम लागत इतनी कम है। ताओ यू अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बैठक में कोई नहीं था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि उसके जाने के बाद से 2-3 महीनों में बैठक में एक बिल्कुल नई लकड़ी की मेज, जो कुछ 8 अमर मेज जैसी थी, और कई नए स्टूल आ गए थे। अंततः अब यह उस तरह की बेतरतीब ढंग से जोड़ी गई शैली नहीं रही। गेट खुला था और बाहर लोग कुछ हिलाते डुलाते दिख रहे थे। वह चीज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा था कि वह क्या है। ताओ यू को देखते ही दूसरे पक्ष की आंखें चमक उठीं, फिर वे मुस्कुराए और बोले, भाई ताओ, मैं गू परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी बातें सुनकर ताओ यू को याद आया कि वो कौन था, उसकी चौथी बहन की सास का सबसे बड़ा बेटा और उसकी चौथी बहन के पति का साला। बाहर खड़े अन्य लोगों ने भी उसे सुना होगा और माहौल तुरंत जीवंत हो गया।
क्या सातवां भाई वापस आ गया है? ताओ परिवार की प्रतिभा लौट आई है। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। वे एक बार में 2 या 3 महीने तक अथाह अवस्था में रह सकते हैं। इस बार उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम कई हजार यूनिट आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। आपके सीमित ज्ञान को देखते हुए 2 या 3 महीनों में, खासकर किसी नव विकसित क्षेत्र में, कीमत आसानी से दसियों हजार तक पहुंच सकती है। हजारों की संख्या में। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाहर से एक भिनभिनाहट की आवाज आई, जिसे मोटे तौर पर काम में मदद करने के लिए आने वाले लोगों की आवाज के रूप में पहचाना जा सकता था। ताओ लॉन्ग धूल से सना हुआ छत से नीचे कूद गया। सातवां भाई वापस आ गया है। बाहरी शहर के लोग काफी सहज स्वभाव के थे। ताओ यू एक बार 2 महीने बाद लौटा था, लेकिन इस बार उन्हें पहले से सूचना देने के बाद वे राहत महसूस कर रहे थे और चिंतित नहीं थे। हालांकि मिलने पर उनके चेहरों पर खुशी की झलक अभी भी थी। हाँ, हम यहाँ कुछ समय रुकने के बाद आराम करने के लिए वापस आ रहे हैं, एहतियात के तौर पर। हमें कुछ दिनों में वापस जाना होगा। क्या ये घर की मरम्मत के लिए है? शांत रहें। हर काम सावधानी से करना चाहिए। लापरवाही न करें। मैंने सुना है कि नव विकसित क्षेत्र में शहर के भीतरी इलाकों के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। शायद उनके साथ कुछ हो गया हो। ताओ लॉन्ग ने ताओ यू के चुनाव को बहुत सराहा और फिर उन्होंने यथासंभव जानकारी साझा की जो उन्होंने एकत्रित की थी। यद्यपि उनका ज्ञान, साधन और क्षमताएं सीमित थीं, फिर भी वे यथासंभव अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, जिससे ताओ यू का दिल प्रसन्न हो गया। मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसी जगहें ढूंढ रहा हूँ जहाँ ज्यादा लोग न हों। मैं अभी जिस इलाके में हूँ वह बहुत सुरक्षित है। यहाँ तो बंदूकें भी नहीं हैं। यह अच्छा है, यह अच्छा है। ये सुनकर ताओ लॉन्ग ने राहत की सांस ली। बाहरी शहर के अग्रदूतों के लिए आग्नेयास्त्रों की घातकता स्पष्ट थी। कई भयानक दिखने वाले जानवर वास्तव में बंदूकों की तुलना में कहीं कम खतरनाक थे। विशेषकर जब छिपकर गोलीबारी की जाती है, तो बाहरी शहर के कुछ शीर्ष स्तर के लड़ाके भी अक्सर हार का सामना करते हैं। ताओ यू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी यही कह सकता है कि अब उसे पीछे से गोली लगने का उतना डर नहीं लगता। भले ही शहरी इलाकों के अन्य निवासी यांत्रिक संशोधन और एलियन प्रत्यारोपण का विकल्प चुनें और उचित सुरक्षात्मक उपकरण पहनें, जिसका अर्थ है कि उनके पास कुछ प्रतिरोध और त्रुटि की गुंजाइश है, फिर भी वे असफल हो सकते हैं यदि वे अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में पहल और लय खो देते हैं। ताओ यू ने स्वयं भी कई बार दूसरों के साथ ऐसा किया था। तभी बाहर मौजूद ताओ टोंग अपनी व्हीलचेयर पर वापस लौट आए। उसने स्पष्ट रूप से राक्षस रूपांतरण कौशल को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, और इतना समय बीत चुका था कि उसके पैर, जो गायब हो गए थे, वापस घुटने के स्तर तक उगाए थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी खुशी झलकती थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सातवां भाई, कैसा चल रहा है? हाँ, मुझे इतना आराम कभी महसूस नहीं हुआ। बस लंबे होने पर थोड़ी खुजली होती है। और राक्षस रूपांतरण क्षमता अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बाहरी शहर को ऐसी क्षमता मिल सकती है। ताओ टोंग के पास गतिशील दृष्टि भी है और वो पहले सुरक्षा दल का सदस्य था। विकलांग होने से पहले बाहरी शहर में उसकी ताकत कमजोर नहीं थी और विभिन्न कौशलों की क्षमता के बारे में उसका अपना विवेक भी था। अब जब मैंने राक्षस रूपांतरण को पूरी तरह से समझ लिया है, तो मैं इस कौशल की क्षमता को महसूस कर सकता हूँ। तीसरे भाई के पास किस प्रकार की क्षमताएं हैं राक्षस में परिवर्तित होने की? ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। मिली जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि इससे मेरी दौड़ने की गति बढ़ गई है और मेरी प्रतिक्रिया में सुधार हुआ है, जो मेरी प्रतिभा के अनुरूप है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। अंकल टाइगर भी मेरा हालचाल पूछने आए थे और उन्होंने कहा कि ठीक होने के बाद मैं सुरक्षा टीम में शामिल हो जाऊंगा। ताओ यू बाहर निकली और उसने कुछ पड़ोसियों को मदद के लिए आते देखा और उसे भावनाओं का एक तीव्र आवेग महसूस हुआ। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है,
तो उसके मुर्गे और कुत्ते भी स्वर्ग में चले जाते हैं। बाहरी शहर में वर्तमान स्थिति यही है। हमें और भी मजबूत बनना होगा, और भी अधिक मजबूत। उत्तर की यात्रा के दौरान देखे गए दृश्यों के बारे में अपने परिवार के साथ संक्षिप्त बातचीत करने के बाद ताऊ यू रात के खाने के बाद घर से निकल गई। शहर के बाहरी इलाके में जीवन की निरंतर गति को देखते हुए वे निश्चित रूप से ताऊ यू को परेशान नहीं करेंगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का समय हमेशा अनमोल होता है। ताऊ लॉन्ग ने अभी ताऊ यू से कहा था कि चूंकि वह वापस आ गया है, इसलिए उन्हें अगले कुछ दिनों का फायदा उठाकर उसके कमरे की मरम्मत करानी चाहिए और उसे डोजो या कहीं और ठहराना चाहिए। ताऊ यू को जरा भी परवाह नहीं थी। घर से निकलने के बाद उसने अपना बैग उठाया और सड़क की धूल से बचते हुए आगे बढ़ी। वह यूं ही एक सुनसान जगह पर पहुंच गई और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को ठीक करने लगी। इसके बाद उसने उस धनी युवती को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजा। अरे, तुम वापस आ गए। मेरा काम भी लगभग पूरा हो गया है। अफसोस की बात है कि मैं थोड़ा जल्दी लौट आया। अगर मैं कुछ दिन बाद लौटता तो तुम्हें इनाम दे सकता था। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि युवा उत्तराधिकारी अपनी पिछली वापसी के बाद से एकांत में थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा पुरस्कार शब्द सुनते ही ताऊ यू को अकारण ही अपने मुंह में सूखापन महसूस हुआ और उसे वे दृश्य याद आने लगे जो वह अक्सर सपनों में देखती थी। यहाँ तक कि जब ताऊ यू चेंग लिक्सुए को विभिन्न तरीकों से पोज दे रही थी, तब भी वह अक्सर कल्पना करती थी कि वह एक अमीर युवती है। दुर्भाग्यवश एक युवा धनी महिला के लिए यह वास्तव में संभव नहीं है। उस आखिरी घटना ने मुझ पर काफी गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया है। वह दूर से भी भावनाओं को भड़का सकती है। वह सचमुच अपनी चुड़ैल वाली छवि को सार्थक करती है। खैर, अगर मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊं तो कोई बात नहीं। ताऊ यू ने बहुत ही गंभीर जवाब दिया। हे, तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो गया।